हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं भैया सॉल्यूशन। फटाफट बिना किसी देरी के जल्दी से आ जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है। तो परिपाटी का मतलब होता है भैया कन्वेंशंस, ठीक है, परंपरा। तो पूर्ण प्रकटीकरण भी एक परंपरा है, रूढ़िवादी भी एक परंपरा है और एकरूपता भी एक परंपरा है, ठीक है। परंपरा है, ये परिपाटी है, लेकिन उपार्जन जो है ये एक अवधारणा है, एक सोच, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये परिपाटी नहीं, ठीक है भैया। आगे देखिए, एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय। तो व्यवसाय की जो संपत्ति होती है वो क्या होती है भैया, जो दायित्व और पूंजी होते हैं, दायित्व प्लस पूंजी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, दायित्व प्लस पूंजी जो होता है वो संपत्ति होती है, ठीक है भैया। हाँ, दायित्व प्लस पूंजी। आगे देखिएगा, पुराना फर्नीचर क्रय किया गया और उसकी मरम्मत पर 8,000 रुपये व्यय हुए, यह राशि डेबिट की जाएगी। तो अगर हम कोई संपत्ति क्रिएट करते हैं, कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड हो गई, तो वो हमारा पूंजीगत व्यय हो गया और फर्नीचर की लागत में जोड़ा जाएगा, यानी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है भैया। आगे देखिए, पासबुक नकल है। तो पासबुक जो है वो क्या है भैया, एक नकल है। काय की नकल है भैया, तो देखिएगा पासबुक का एक दूसरा नाम होता है बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक में जो लेन देन हुए ग्राहक के खाते में, उसकी एक जीरोक्स होती है, इसलिए उसको हम बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की नकल भी कहते हैं, ठीक है भैया। ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। खाता खतौनी की जो प्रक्रिया है वो वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। खाता खतौनी वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, जबकि तलपट अंतिम खाते लाभानी खाता वो संक्षेपीकरण के आता है, और रोजनामचा जो होता है वो रिकॉर्डिंग में आता है, ठीक। निर्वचन रिजल्ट निकालना, रिपोर्ट तैयार करना निर्वचन कहलाता है। आगे बात करते हैं भैया, क्रय मांग पत्र में किसका उल्लेख किया जाता है। तो क्रय मांग पत्र जो होता है वो होता क्या है भैया, जो क्रय मांग पत्र होता है क्या होता है भैया, जब हम किसी से कोई कोटेशन मांगते हैं तो उसमें माल की मात्रा भी लिखी होती है, किस्म लिखी होती है, उसके सांकेतिक चिन्ह लिखे होते हैं, ठीक है, जो कि माल को क्रय करते समय बनाया जाता है बेटा। तो क्या क्या शामिल होता है भैया मांग पत्र में, मांग की मात्रा होती है, माल की किस्म होता है, सांकेतिक चिन्ह होते हैं, ये सब उसमें मौजूद होते हैं।
आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक लेखांकन से संबंधित है? तो वातावरण, समुदाय, ये सभी जो है हमारे सामाजिक लेखांकन से संबंधित है। ये सब सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत आते हैं भैया। आगे देखिएगा, प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्नलिखित के सत्यापन से। तो प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो प्रबंधकों द्वारा नियुक्त होता है। प्रबंध अंकेक्षक जो होता है प्रबंध पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा से होता है। ठीक है। प्रबंध अंकेक्षण संगठन के सभी स्तर पर प्रबंध की कुशलता के मूल्यांकन की एक पद्धति है भैया ये। ठीक है। यानी कि ये मैनेजमेंट जो होता है वो होता क्या है भैया? मैनेजमेंट is a process of getting things with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। यानी कि प्रबंध जो है वो प्रभाव से पूर्णता और दक्षता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। तो क्या है भैया कि प्रबंध जो होता है वो क्या है? प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा है भैया। क्या है? प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की एक समीक्षा होती है। आगे बात करते हैं, ह्रास गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? तो एक होती है वार्षिकी विधि। ठीक है। हाँ, वार्षिकी विधि में क्या होता है? ह्रास गणना के अंतर्गत संपत्ति की लाभगत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है। जब हम वार्षिक विधि के अंतर्गत खाते तैयार करते हैं, ह्रास लगाते हैं, तो संपूर्ण संपत्ति के खाते को जो है ब्याज से डेबिट किया जाता है। ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी संपत्ति पर मूल्य ह्रास की गणना करने में के लिए, ठीक है, तथा उसकी वापसी की दर को गणना के लिए किया जाता है। असल में क्या है कि यह मान करके चला जाता है कि कोई संपत्ति कई वर्षों तक चलेगी और बहुत महंगी, तो उस संपत्ति पर इस पद्धति के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है। इस पद्धति का उपयोग उन संपत्तियों के लिए किया जाता है जो पहले से ही महंगी होती हैं और कई वर्षों तक चलने की उनकी उम्मीद रहती है। समझ गए? तो क्या होता है भैया, इसमें वार्षिकी पद्धति में जो है ये चीज अप्लाई होती है, ब्याज को ध्यान में रखा जाता है। आगे देखिए, कोयला खदानों के लिए ह्रास की, तो कोयला खदानों में ह्रास की डिप्लेशन यानी रिक्तीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम कब बना था? तो स्वतंत्र भारत की बात चल रही है। ठीक है। परतंत्र भारत की बात नहीं चल रही, स्वतंत्र भारत की बात चल रही है। तो स्वतंत्र भारत में जो आयकर बना था वो 1961 था, 1 अप्रैल 1961, और जब लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। तो यहाँ पर बात चल रही है बनने की। तो कब बना? 1961 में। अब देखिए, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को किस में डेबिट किया जाता है? बेटा, प्रवर्तक कौन होते हैं? मतलब प्रवर्तक कौन होते हैं? असल में जो
कोई व्यापार को शुरू करने वाले, मतलब सोच से लेकर व्यापार शुरू करने तक की प्रक्रिया जो करते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। आप इसे मालिक के रूप में जानते हो। तो एक सोल प्रोप्राइटर की दशा में तो ये मालिक होता है, लेकिन जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्टअप में लाते हैं, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। अगर वो कुछ निकालेंगे वो तो एक तरह से आहरण कहलाएगा, आहरण कहलाएगा भैया। आगे देखिए, तलपट सहायक हो सकता है। तलपट सहायक हो सकता है खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच में, क्योंकि तलपट हम बनाते ही गणितीय शुद्धता के जांच के लिए हैं। ठीक है भैया। एक मशीन 1 जनवरी 1999 को खरीदी गई थी और ह्रास मूल्य पर उसका मूल्य 10% की दर से पर किया गया था। इसे 31 मार्च 2001 को, जब इसका मूल्य 67,129 रुपये था, बेच दी। और इसका मूल्य 1 जनवरी 1999 को क्या था ये बताना हमें। तो डेफिनेट सी बात है, ह्रास मान पद्धति की बात चल रही है। 1999 में खरीदी, 1 जनवरी 1999 को खरीदी है। ठीक। और 31 मार्च 2000 को इसको बेच दिया गया। ठीक है। तो जरा देखिएगा, ये हमारी 67,129 रुपये थी। ठीक है। तो 67,000 90% निकालना इसका, तो 67,129 गुणा, ठीक है, 67,129 की गुणा हम करेंगे किससे भैया, 100/90 करके निकालेंगे। ठीक है। माइनस 67,129 गुणा 3/12, ठीक है, कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो आएगा हमारा 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। ठीक है। ये कितने महीने का निकल आएगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकल आएगा हमारा। ठीक। हाँ, तो 3 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद में हम क्या करेंगे भैया, फिर इसको 67,129 में जोड़ेंगे। कितना आएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बैक कैलकुलेशन चलेगी। तो बैक कैलकुलेशन के हिसाब से देखो भैया, ये मशीन जो थी खरीदी थी 1 जनवरी 1999 को, तो 99 से 31 मार्च 1999 तक तो भूल जाओ फिलहाल। बात करते हैं हम 31 मार्च 1999 से 31 मार्च 2000 की। फिर उसके बाद करते हैं 31 मार्च 2001, यानी 2 साल तक का। तो हम रिवर्स एंट्री करें, रिवर्स एंट्री करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट में करके दिखा देता हूँ। इस तरह से 67,129 गुणा 100/90, फिर 100/90 जब हम करेंगे तो ये लगभग 82,000 समथिंग आएगा। 82,000 जो कुछ भी आएगा, 82,587, 88 जो भी कुछ आएगा,
ये बहरहाल 82,585 मान लिया हमने। फिर अगर 3 महीने का अनुमान था अगर मैं निकालूं तो 3 महीने का डेप लगभग जो है ये 82,000, 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। $82,875 के लमसम आएगा। फिर हम अगर अनुमान था 82,875 का 100/90 करते हैं, 100/90 करके निकालते हैं तो 82,875 गुणा 100/90 गुणा 3/12। तो ये कैलकुलेशन निकल कर के आएगी। डेप्रिसिएशन 3 महीने का जो आएगा वो अनुमान था 1865 के लगभग आएगा, लगभग इतना ही आएगा, 1865 या 67 के करीब। तो ये हमारे हिसाब से जो है ये 85,000 इसका होना चाहिए। ठीक, ये जो है इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी लगभग। आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं भैया ये हमने कहाँ कर दिया, चलो आगे देखो। 15 वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष 1 लाख रुपए था और वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्तियां 1,50,000 की थी तथा कुल देनदारियां 70,000 की थी। तो भैया सीधी सी बात है, 1,50,000 में 70,000 घटा दो तो हमारी जो 80,000 रुपये की जो है वो अंतिम पूंजी हो गई। जब अंतिम पूंजी की बात करते हैं तो हम प्रारंभिक से अंतिम की तरफ को चलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जोड़ते हैं और कुछ चीज़ें घटाते हैं। जैसे कि आहरण को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, आहरण माइनस करते हैं, लाभ जोड़ते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि 1 लाख में से आहरण को घटा दो 30,000 तो कितना बचा 70,000 और बैटरी 80,000 तो डिफरेंस अमाउंट 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10,000 रुपये का प्रॉफिट दर्शाएगा। ठीक है भैया, ये हमारा ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई। यदि बिक्री 6,000 है, सकल लाभ लागत का 1/3 है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ बात चल रही है तो यहाँ पर जो है लागत बतानी है कितनी हो जाएगी। तो 1/4 निकाल लो तो कितना हो जाएगा 1,500। 6,000 में से 1,500 घटा दो तो 4500 इसकी लागत आ जानी चाहिए भैया। ठीक है, कितनी आनी चाहिए, 4500 आनी चाहिए। 4500 यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कहीं मिसप्रिंट हो गया। ये आपका 4500 हो जाना चाहिए, यहाँ ठीक कर लेना 4500 ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक मैनेजर को कमीशन की गणना के बाद लाभ पर 5% की भुगतान किया जाता है।
फर्म का सकल लाभ 40,000 तथा विक्रय जो है फर्म का जो लाभ है वो कितना भैया, फर्म का लाभ है कितना 40,000, विक्रय व्यय 29,500। तो 40,000 में से 29,500 माइनस कर दें तो ये हमारा जो है क्या निकल आएगा 10,500 सकल लाभ नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट का 5/105 करके निकाल लेंगे, 5/105 करके निकालेंगे तो कितना आएगा भैया 5/105 करेंगे तो ये 500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट होल्ड करना। आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहे हैं यदि लाभ लागत का 25%, लागत मूल्य का 25% लाभ की धनराशि क्या होगी। लाभ लागत मूल्य का 25%, तो विक्रय मूल्य है 5,000, 5,000 पर भैया कितना होगा, तो लागत का 25% है तो विक्रय मूल्य का कितना होगा। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि अगर लाभ लागत पर दिया हो तो +1 कर दें तो 1/4 + 1/5 यानी कि 1,000 रुपये लाभ हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका लाभ हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसे दिखाया जाता है, तो आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसे दिखाया जाता है, तो मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की संपत्तियों को दिखाया जाता है भैया। मूर्त भी आती है, अमूर्त भी आती है। अगला देखिए, न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, तो न्यूनतम किराए की राशि या तो समय के आधार पर होती है या क्षेत्र के आधार पर होती है भैया। ठीक है, समय के आधार पर होती है या क्षेत्र के आधार पर होती है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। दिवालिया लेखों में सूची बी में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो पूर्णतः रक्षित लेनदार इसमें शामिल होते हैं भैया। आगे बात करते हैं, निम्न विवरण से आग वाले दिन के रहतिये का मूल्य क्या होगा। एक कारखाने में 1 जुलाई 2010 को आग लग गई और प्रारंभिक रहतिया 30,000 था। आग लगने की तारीख तक क्रय 60,000 था। विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% है। तो देखिएगा, बिक्री दे रखी 1 लाख की, तो यहाँ पर बात करते हैं 30,000 + 60,000 कितना हो गया 90,000। अब बात करते हैं विक्रय जो है वो सकल लाभ की दर, विक्रय पर सकल लाभ की दर 20%, और विक्रय जो है वो हमारा कितना है 1 लाख है। 1 लाख का 20% 20,000, तो 90 और 20 कितना हो गया 1,10,000। 1,10,000 में से 1 लाख घटा दो तो 10,000 रुपये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा भैया। तो ये हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले जो जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था वह असीम दास गुप्ता ने किया था। असीम दास गुप्ता। आगे देखिएगा, एक छोटे एकांकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भैया देखो, एक जो एकांकी व्यापारी होता है उसके लिए कोई वैधानिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि उसे अपना व्यापार का अंकेक्षण कराना ही है। ठीक है, अगर कराता है तो ठीक, नहीं कराता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
आगे देखिए, भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण इनके द्वारा होता है। तो भारत में जो लेखा मानक तैयार किए जाते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं भैया, ठीक है। आगे देखिए, रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय है। तो रूढ़िवादिता की अभिप्राय प्रथा मतलब कि भविष्य में होने वाली सभी हानियों की कल्पना कर लो, प्रॉफिट को तब तक मत मानो कि कल्पना मत करो, ये कहती है। आगे देखिएगा भैया, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। तो ये लेखांकन हमेशा सत्य है, ये लेखांकन में हमेशा क्या भैया सत्य होगा कि डेबिट वर्सेस क्रेडिट होगा, ये बिल्कुल सही है, सत्य है, हमेशा ही सत्य रहेगा। आगे देखिएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बताती है कि डेबिट वर्सेस क्रेडिट होता है हमेशा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार 25,000 रुपये तथा अप्राप्य ऋण 1,000। तो यदि देनदारों पर छूट की दर 2% तथा अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% है तो देनदार पर छूट की राशि होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देनदारों पर छूट की राशि। तो जब देनदारों पर हम गणना करते हैं छूट की, तो पहले देनदारों में से बैड डेप्ट को माइनस करते हैं, और अगर प्रोविज़न बनाना हो तो प्रोविज़न माइनस करते हैं, उसके बाद में कुछ बचेगा तो उस पर हम देनदारों पर छूट की गणना करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 25,000 में से 1,000 तो मर गए, तो ये 24,000 बचे। 24,000 का 5% 1,200 रुपये, 24,000 का 5% 1,200 रुपये कम कर दो, तो ये बचेगा आपका 22,800। 22,800 का 2% निकालेंगे तो ये 456 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, 456 रुपये। आगे देखिएगा 29, मिनट बुक की जांच कौन करता है। तो जरा पहले समझ लो जरा एक बार, मिनट बुक जो होती है कंपनी की साधारण सभा की बात अगर हम करें तो कंपनी की जो साधारण सभा होती है, प्रथम साधारण सभा जो है वो 21 महीने तक टाली जा सकती है, उससे ज़्यादा समय तक नहीं टाली जा सकती। और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष को जो है 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहली जो साधारण सभा है वो तो प्रथम वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 9 माह से पहले तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद जितनी भी साधारण सभा है वो 12 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने में हो जानी चाहिए, ठीक। हाँ, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष है वो किसी कारणवश अगर टाला जा सकता तो 6 महीने तक टाला जा सकता है। अब बात आती है कि मिनट बुक की बात चल रही है। तो मिनट बुक जो होती है एक कंपनी की साधारण सभा की मिनट बुक की जांच जो है, मतलब मिनट बुक क्या होती है कि वो जो कंपनी की साधारण सभा होती है उसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो मिनट बुक की जांच जो है कंपनी के सदस्य द्वारा मान लो या अंशधारी मान लो, उनके द्वारा कंपनी के जो व्यावसायिक घंटों के दौरान बिना किसी शुल्क के की जा सकती है। कंपनी की मिनट बुक की जांच भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में की जा सकती है। असल में क्या होता है, ये एक कार्यवृत्त बुक है, किसी कंपनी द्वारा आयोजित सभा की कार्यवाही की लिखित आधिकारिक रिकॉर्ड होता है जिसमें उस सभा के लिए
जो है लिए गए निर्णय, प्रस्तावों और कार्यवाही का जो लेखा है उसमें होता है मिनट बुक में, जिसे हम मिनट बुक कहते हैं। ठीक है, तो मिनट बुक में जो कंपनी की जो कार्यवृत्त बुक भी बोलते हैं इसको, कार्यवृत्त पुस्तक भी कहते हैं, कंपनी के द्वारा जो साधारण सभा होती है, ठीक है, उसकी कार्यवाही का लिखित आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें उस सभा के जो निर्णय होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, कार्यवाही होती है और जो भी मतलब नियम होता है, जो सभा में डिसीजन मेकिंग होते हैं, उन सब की जानकारी इसमें दी होती है भैया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेयर होल्डर्स हो जाएगा, अंशधारी। आगे देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 किसकी नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है? तो यह है भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केग। ये एक स्वतंत्र प्राधिकारी होता है बेटा, ये संवैधानिक पद है एक। 30 का डी। आगे बात करते हैं, एक शाखा के पास प्रारंभिक शाखा स्टॉक का बीजक मूल्य 24,000 जो लागत में 25% जोड़कर किया जाता है। उक्त स्टॉक पर स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत स्टॉक संचय की कितनी राशि होगी? तो भैया 24,000 है, 24,000 गुणा 25/125, 4800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो 31 का ये राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं, जब एक विभाग से दूसरे विभाग को माल हस्तांतरित किया जाता है तो इसका लेखा कहाँ किया जाता है? तो जब एक विभाग दूसरे विभाग को माल हस्तांतरित करता है, ठीक है, जब एक विभाग दूसरे माल हस्तांतरित करेगा तो उसका लेखा व्यापार खाते में किया जाता है। ये हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है, आंतरिक लेन देन कहलाते हैं। गत वर्ष का अर्थ है, तो गत वर्ष का मतलब होता है कि जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वर्ष होता है उसे गत वर्ष कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वर्ष गत वर्ष कहलाता है। आगे बात करते हैं, एक साधारणता निवासी वह जो पालन करता है। तो साधारण निवासी वह व्यक्ति होता है जो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है। अगर आधार शर्तों में से, तो भैया साधारण निवासी वह व्यक्ति होता है जो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है। अब बात आती है आधार शर्त क्या होती है? तो आधार शर्त की बात आती है तो आधार शर्त, दो आधार शर्तें हैं। पहली है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहो, और दूसरी आधार शर्त है गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के जो है 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारत में आता जाता रहता है, भारत से व्यापार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में या जहाजी बेड़े के रूप में, तो उस दशा में केवल 182 दिन वाली शर्त को ही पूरा करना अनिवार्य है। अब बात आती है अतिरिक्त शर्तों की, तो अतिरिक्त शर्तों में पहली अतिरिक्त शर्त होती है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम वो 2 वर्ष भारत में साधारण निवासी के रूप में रहा हो। और अगर कोई आधार शर्त कोई व्यक्ति पूरी कर देता है तो पहली अतिरिक्त शर्त को स्वतः पूरा हुआ मान लिया जाता है। और दूसरी अतिरिक्त शर्त होती है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहो।
तो ऐसा व्यक्ति जो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है, वह जो है क्या होता है भैया, साधारण निवासी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया, देखिएगा ये आपका आंसर होगा बुनियादी और अतिरिक्त शर्तें। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूका पेसियोली इटली के निवासी थे, कोई सोचने वाली बात नहीं कोई। ठीक है, आदत मजदूरी। आदत मजदूरी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जाती है। तो आदत मजदूरी जो है वो क्या होती है भैया, आदत मजदूरी हमारा क्या होता है, आदत मजदूरी, आदत मजदूरी का मतलब हो गया कि हमें मजदूरी अभी देनी बाकी है, यानी हमारा खर्च हो गया, रेवेन्यू है, आएगा थे, क्योंकि हम इसको कंसीडर करते हैं लाभ हानि खाते में जो खर्च हो गया, लेकिन भुगतान करना बाकी है एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है, तो ये हमारी आयगत होती है। लेखांकन में सम्मेलन से पूर्व के लाभ को समझा जाता है। सम्मेलन से पूर्व का जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ होता है, उसको हम पूंजी संचय के रूप में जानते हैं भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा माल सेवा एवं सेवा संबंधी कानून है? तो माल एवं सेवा संबंधी कानून, तो ये अपने नाम से ही जाना जाता है भैया, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये अपने नाम से ही जाना जाता है कि, ठीक है, देखिए भैया, लैटिन शब्द ओडायर का अर्थ है, तो ये ओडायर का मतलब होता है सुनने से, ओडायर का मतलब होता है सुनने से। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को संपत्ति की हानि क्षतिपूर्ति हेतु बिल आहरित किया जाएगा। तो एक सरकारी कर्मचारी को संपत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जो है वेतन बिल फॉर्म पर आहरित किया जाएगा। वेतन बिल फॉर्म पर आहरित किया जाएगा। ठीक है, ये असल में क्या है ना, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 257 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को भी आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति दे नहीं होगी। ठीक है, देवी प्रकोप होने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जैसे यदि कोई किसी कर्मचारी का वाहन या संपत्ति किसी कारण से नष्ट हो जाती है या चोरी हो जाए तो कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। यदि कोई क्षतिपूर्ति देय होती है तो वह वेतन बिल प्रपत्र पर आहरित की जाएगी। केवल वेतन बिल प्रपत्र पर आहरित होगी। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना GFR 257। ठीक है, 257, हाँ याद रखना भैया इसको। हाँ, आगे देखिएगा। क्या प्राप्तियों का सीधा उपयोग भुगतान हेतु किया जा सकता है? प्राप्तियों का सीधा उपयोग कह रहे हैं कि प्राप्तियां सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 27 के अनुसार, लेखा नियम 27 के अनुसार, ठीक है, प्राप्तियों का सीधा उपयोग भुगतान हेतु नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर ये नहीं किया जा सकता तो क्या होता है, जो नियंत्रण अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ से प्रपत्र GA8 में मासिक विवरण एवं विवरणियां प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कोषागार में जमा कराई गई या अन्य प्रकार से लेबद्ध राशि
को बतलाने को की मांग करता है कि आपने कितना पैसा उसमें जमा कर दिया है। ठीक है भैया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। याद रखना जो मैंने बताया। ठीक, आगे, किसी कार्यालय अध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी का स्थानांतरण होने पर कार्यभार संभालने की एक रिपोर्ट उसी दिन नियम 128 के अनुसार किसे भेजी जानी चाहिए? तो कोषाधिकारी या बैंक या विभागाध्यक्ष या अन्य नियंत्रक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए भैया। ये सभी हो सकते हैं इसमें, डी। ठीक, आगे देखिएगा, सक्षम अधिकारी द्वारा स्व विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व की माफी का वितरण प्रत्येक वर्ष किस तारीख एवं किस प्रपत्र में महालेखाकार को भिजवाया जाता है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व की माफी का विवरण प्रत्येक वर्ष 1 जून को प्रपत्र GA11 ठीक है, GA11 में भिजवाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि GA11 का संबंध किससे है? तो ये राजस्व की माफी के विवरण से संबंधित है। ठीक है, जो 1 जून प्रत्येक वर्ष 1 जून को महालेखाकार को भिजवाया जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, ये सरकारी कर्मचारी हेतु निर्धारित प्रारूप में छपी रसीद बुकों का प्रयोग किया जा सकेगा? तो जरा सुन लीजिए, सरकारी कार्यालय हेतु निर्धारित प्रारूप में छपी रसीद बुकों का प्रयोग किया जा सकेगा तो राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त करके। ठीक है, असल में क्या होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 45 के अनुसार सरकारी कार्यालयों हेतु राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त निर्धारित प्रारूप में छपी रसीद बुकों का प्रयोग किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ भैया ये बात भी याद रखना, रसीद बुक का सामान्य प्रारूप जो है वो GA13 एवं GA14, ठीक है, GA13 और GA14 के अनुसार होगा। इससे पहले जो था ये 56 और 55 में था। ठीक है, GA55 और 56 में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति महालेखों का उद्धरण महालेखाकार द्वारा किसे भिजवाया जाता है? तो भैया सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार ये असल में नियंत्रण अधिकारियों को भिजवाया जाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 28 के अनुसार प्रति माह लेखों का उद्धरण महालेखाकार द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को भिजवाया जाता है।
और एक बात और याद रखना, यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए प्रपत्र GA10 भरकर महालेखाकार को भेजा जाएगा। ठीक है, पहले ये प्रपत्र जो था 15 था, GA15, अब ये GA10 में भेजा जाता है। आगे बात करते हैं भैया, जमा प्रमाणक बनाया जाता है तो ये विनियोगों की बिक्री पर बनाया जाता है। नगद प्राप्तियों को प्रमाणित करने के लिए जमा प्रमाणक बनाया जाता है। 46 का C। आगे बात करते हैं भैया, ये कह रहे हैं सामान्य वित्तीय नियम पहली बार राजस्थान में कब लागू हुए थे। तो असल में क्या है ना, सामान्य वित्तीय नियम राजस्थान से अप्लाई हुए हैं। सामान्य वित्तीय नियम पहली बार राजस्थान में 25 अक्टूबर 1993 से लागू हुए थे। ये पहली बार वर्ष 1952 में प्रकाशित हुए थे और तब से कई बार संशोधित हो चुके हैं भैया। ये 2017 वर्तमान में जो है नियम 2017 के नाम से जाना जाते हैं। हाँ, याद रखना इन बातों को, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक, 25 अक्टूबर 1993 जी। आगे बात करते हैं भैया, यदि किसी संख्या का 80% वामन है तो वह संख्या होगी 65। ठीक, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 है तथा पहला पद 3 है तो 10वां पद क्या होगा। तो डेफिनेट सी बात है, 10वां पद जो है वो क्या होना चाहिए। तो एक चीज़ है a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। तो भैया यहाँ पर देखेंगे 3a हो गया, पहला पद सर्वांतर पद 3 है। ठीक है, क्या है भैया, पहला पद 3, सर्वांतर पद 4। तो 3 + 4 की गुणा 9 से कर दो, 10 - 1 गुणा 4 करेंगे तो ये 9 चौक 36 + 3 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। ये हो जाता है कोई किसी समांतर श्रेणी के सूत्र के अनुसार a+n-1 इंटू डी। या फार्मूला लिख देता हूँ बेटा मैं, a+n-1 इंटू डी। डी मतलब सार्वंतर पद होता है ये इसका फार्मूला है। ठीक है, कोई पद ज्ञात करने का। ओके, हाँ आगे बात करते हैं भाई, ये है 50। ये कह रहे हैं यदि दो प्रक्षेपणों के लिए अंकगणितीय माध्य 80 तथा हरात्मक माध्य 5 तो उनका ज्यामितीय माध्य है। तो ये कह रहे हैं, तो ये होता है GM बराबर, जरा एक मिनट सुन लो, ये क्या होता है भैया, GM स्क्वायर बराबर AH AM मल्टीप्लाई HM, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक मीन और इनटू हार्मोनिक मीन। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि GM बराबर √AH इंटू HM। तो इस तरह से जो है 80 × 5 यानी 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कह रहा है कि 11 का स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, पीछे वाला बेटा मैंने ये फार्मूला दोबारा लिखा है,
पीछे मैंने इसका फार्मूला लिखवाया था, ठीक है, वो देख लेना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम कम हो रहा जरा। आगे देखो, ये कह रहे हैं दो बेलन, पीछे करा चुका हूँ, ये रिपीट कराई मैंने क्वेश्चन, पिछले वाले उसमें भी था, इसलिए जरा पीछे देख लेना बेटा इसको, है नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को, अच्छा पहले इससे पहले क्वेश्चन ही छूटा रहा। दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है। दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 5:3 है। उनके आयतनों में अनुपात होगा। तो आयतनों में अनुपात बताना है, तो देखिएगा, बेलनों का आयतन में अनुपात बताना, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। तो दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 है और उसके जो है ऊंचाइयाँ जो है वो 5:3 है। तो क्या हो जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक, और 5/3, 5/3। तो ये हो जाएगा क्या भैया? जब स्क्वायर खोलेंगे तो 4/9 गुणा 5/3, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 9 तिया 27। तो 20:27 यानी कि 20:27 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला देखिएगा, किसी वस्तु को 1024 में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है, ठीक है, 20% की हानि होती है। अब ये कह रहे हैं कि इस वस्तु को 1472 में बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई, यानी कि 1024 रुपये जो है वो हमारा 80% हो गया है। ये क्या हो गया? 80%। तो इसका 100% बना ले भैया, ठीक है। तो इसका 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1080 गुणा 100/80 कर दें तो आ जाएगा, ठीक। अब या फिर एक तरीका ये है, हमने मान लिया लाभ x है, हमने लाभ कितना मान लिया? x मान लिया, ठीक। नहीं इससे सॉरी तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा कि 100 + x बराबर, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, हमने मान लिया कि प्रॉफिट x हुआ, तो 100 + x बराबर ये 80 गुणा 1472/1024। तो ये हमारा आएगा 1,115 आ जाएगा। अब 100 + x बराबर 115, तो x बराबर 15%, यह हमारा प्रॉफिट ए हो जाएगा बेटा। सीधे सीधे बात यहाँ पर खत्म हो जाती है नहीं। आगे देखिएगा, ये कह रहा है राम 4 घंटे में में उतना ही कार्य कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में, ठीक है, अथवा सोम 8 घंटे में कर सकता है। सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग राम द्वारा 6 घंटे में कार्य करके तथा श्याम द्वारा 18 घंटे कार्य करके किया जा चुका है को पूरा करने में समय कितना लगेगा? तो यहाँ पर बात चल रही है
राम का 4 घंटे का काम बराबर क्या है, सोम के 8 घंटे का काम, और इसके बराबर जो है वो श्याम के 6 घंटे के बराबर है। तो राम का 6 घंटे का काम कितना होगा, 8 गुणा 6/4 यानी कि 12 घंटे का कार्य। ठीक, श्याम का 18 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 8 गुणा 18/6 यानी 24 घंटे का काम हो जाएगा। तो 1/3 जिसे राम ने जो है 6 घंटे पहले कर चुका है और श्याम ने 18 घंटे में पूरा किया था। ठीक है, तो सोम अकेला 36 घंटे में कर सकेगा। ठीक है, तो 2/3 काम को कितने घंटे में करेगा भैया, 36 गुणा 2 72 घंटे में कर लेगा बेटा ये। ठीक है, तो 72 घंटे यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बेटा, ये है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हमें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी हमारा 9 हो गया, 1 रुपये की एक वस्तु मान ली हमने, है नी, तो आपने 1 रुपये की एक वस्तु मतलब 12 रुपये, तो आपने 9 रुपये की बेच दी उसे, खरीदी कितने की, 1 रुपये की एक खरीदी, 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 सही, 33.33 बातें की है, 33.33 रख लो या यही आएगा बी राइट आंसर। आगे देखिए भैया, ये कह रहे हैं क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की सूचना को किस पर संग्रहित किया जाता है। डेबिट एवं क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की सूचनाओं को किस पर संग्रहित किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है, तो भैया डेबिट और क्रेडिट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है एक, उस पर जो है इस पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाँ मैग्नेटिक स्ट्रिप पर संग्रहित किया जाता है। ये एक चुंबकीय पदार्थ के बैंड पर चुंबकीय कणों के समुन्नत कार्ड को डाटा संग्रह करने योग्य बनाता है। ठीक है, हाँ लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया, इस शब्द का अर्थ है। तो गूगल का जो है भैया, गूगल शब्द जो है लिया गया है, तो ये संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य, कितने 100 शून्य, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। ये असल में बेटा इंग्लिश में पढ़ने के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनमें इंग्लिश वर्जन ज़्यादा बेहतर रहता। चलो, ये कह रहे हैं भारतीय रेलवे द्वारा संचालित का नाम क्या है। भारत के द्वारा जो संचालित रेलवे है वो IKTC रेल है, IKTC रेल या ITRC रेल है। तो आपने रेल में सफ़र किया होगा, ये कनेक्ट रेल है, कौन सा है, तो आपने पढ़ लेना कहीं पर भी, ये IRTC रेल के नाम, कनेक्ट के नाम से जाना जाता है भैया। ठीक है, तो इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉरी, आगे देखिएगा भैया, HTML का विस्तारित रूप क्या है भैया। तो HTML का मतलब होता है भैया हाइपर टेक्स्ट मार्किंग इंक होता है। क्या होता है भैया, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग
लिंक होता है। ठीक है, यार ये कुछ लैंग्वेज होता है शायद, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये, HTML। गलत हो रहा है ये, सॉरी मुझसे गलत हो गया भाई। ये जो होता है HTML का जो विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ लिंक से है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है। HTML मतलब मार्कअप के द्वारा वेब पेज का एक स्ट्रक्चर परिभाषित करता है। तो ये सॉरी मुझसे गलत हो गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। थोड़ा जरा कंप्यूटर में हाथ तंग है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार जो किया था भैया वो आपके AVA शिवा आयुधराई ने किया था। किसने किया था? BA शिव आयुधराई ने किया था। इन्होंने वर्ष 1978 में एक ऐसा प्रोग्राम विकसित किया जो इंटर ऑफिस इंटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर मिल सिस्टम की विशेषताओं को प्रतिबलित करता है। ठीक है, तो ये था शिवा। आगे बात करते हैं भैया, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है भैया? तो ई गवर्नेंस है टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी ड्राइवन। ई गवर्नेंस वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है भैया? आ जाओ। वेबसाइट का मेन पेज, वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है भैया? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वेबसाइट का मेन पेज होम पेज कहलाता है भाई। होम पेज कहलाता है। www का विस्तारित रूप क्या है? तो ये क्या है भैया? वर्ल्ड वाइड वेब होता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे बात करते हैं भैया, ये कंप्लीट URL का फर्स्ट पार्ट है जिसकी वेब रिसोर्सेज एक्सेस करने में इसकी आवश्यकता होती है। तो भैया URL क्या है भैया? URL जो है एक जो होता भैया ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये जो होता है URL एक प्रोटोकॉल होता है। कंप्लीट URL का फर्स्ट पार्ट है ये जिसका वेब रिसोर्सेज एक्सेस करने में इसकी आवश्यकता होती है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं, वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है। वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है भैया? तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। डेकनेट पोर्टल किससे संबंधित है? ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, आगे फिर ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला टॉपिक इंशाल्लाह फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लगे रहिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी बेटा।